So, hello everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12th के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट जो वीडियो आई थी, यानी इस वीडियो का जो इस चैप्टर का जो पार्ट 5 का वीडियो आया था, उसके अंदर हम लोगों ने एंडोस्पर्म तक कंप्लीट कर लिया था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर। आज हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने काफी सारी चीजें, आई वुड से अराउंड 75 to 80% चैप्टर अभी तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, और काफी डिटेल में कवर किया है, ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉइंट मिस हुआ है। सभी टॉपिक्स जो है वो एक बारी के लिए आपके डिस्कस हो गए। ठीक है, ये जो नोट्स रहेंगे, इन नोट्स का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है, वहां से जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। एंड टेलीग्राम चैनल को प्लीज ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको वहीं पे मिलते हैं। ठीक है, सो एंडोस्पर्म की बात हम लोगों ने कर ली थी। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या क्या इवेंट्स होते हैं उनकी बात हो गई थी, फिर एंडोस्पर्म की बात हुई थी, टाइप ऑफ एंडोस्पर्म्स की बात, एंडोस्पर्म की बात हुई थी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है? ठीक है, वो सारी बातें हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी है तो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, क्लास 12 2025-26 के नाम से, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहां से जाके आप क्या कर सकते हो, बेसिकली वो वीडियोस भी देख सकते हो। ठीक है, सो चलिए एम्ब्रियो को आप स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अ जाइगोट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी होता क्या है? जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है जाइगोट से, तो उसी प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनी बोला जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बना था? जाइगोट बना था। जाइगोट क्या होता है बेसिकली? फर्दर डेवलप होने के बाद में क्या बनाता है? एम्ब्रियो फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एंड उसी प्रोसेस को, ठीक है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनी बोला जाता है। ठीक है, embryo develops at the micropylar end of the embryo sac where zygote is situated. Very very important, यानी इसका डेवलपमेंट कहाँ पर होगा? माइक्रोपाइलर एंड पे होगा एम्ब्रियो सैक के, जहां पर जाइगोट सिचुएटेड है। ठीक है, most zygotes divide only after a certain amount of endosperm is formed. This is an adaptation to provide assured nutrition to the developing embryo. देखो, जो लास्ट वीडियो आई थी उसके अंदर हमने बात की थी कि जो एंडोस्पर्म होता है, दैट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। ओके, दैट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू, ये बात हमने लास्ट वीडियो के अंदर की थी। दैट मीन्स वो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, ठीक है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, उसको जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है एंडोस्पर्म। ठीक है, तो अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, तभी तो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिल पाएगा ना, प्रॉपरली डेवलप होने के लिए। दैट्स व्हाई एम्ब्रियो फॉर्मेशन तब स्टार्ट होता है जब एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म ऑलरेडी फॉर्म हो चुका होता है। ठीक है, ताकि बेसिकली वहां पर इस बात का श्योरेंस रहे कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन जो है वो एंडोस्पर्म के थ्रू वहां पर मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, ये जो डायग्राम है ना, इसको अभी हम लोग कुछ मिनटों के अंदर स्टडी करेंगे दोबारा से। ठीक है, तो द सीड्स डिफर ग्रेटली। द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट और द एम्ब्रियोजेनी आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स। यानी कि मोनोकॉट सीड जो होते हैं, ठीक है, मोनोकॉट सीड जो होते हैं और जो डाइकॉट सीड्स होते हैं, दोनों क्या होते हैं बेसिकली? स्ट्रक्चर के अंदर काफी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, दोनों क्या होते हैं बेसिकली? स्ट्रक्चर के अंदर काफी डिफरेंट होते हैं। बट डिस्पाइट दैट, जो अर्ली स्टेजेस होते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट के, वो क्या होते हैं? दोनों के अंदर सिमिलर होते हैं। ठीक है, दोनों के अंदर सिमिलर होते हैं। कौन कौन से बेसिकली क्या क्या होता है बेसिकली? द जाइगोट गिव राइज टू प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोबुलर हार्ट शेप एंड मेच्योर एम्ब्रियो। सबसे पहले क्या होता है? जाइगोट की वजह से क्या बनता है? ठीक है, जाइगोट की वजह से क्या बनेगा? जाइगोट की वजह से बनेगा प्रो एम्ब्रियो। अब ये जो प्रो एम्ब्रियो होता है, इससे फिर क्या होता है? फाइनली ग्लोबुलर शेप एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? हार्ट शेप। अब हार्ट शेप में भी पता है क्या होता है? हार्ट शेप भी दो टाइप के होते हैं। मैं इसको ना यहाँ पर कहीं पे लिख देती हूँ। हार्ट शेप जो होते हैं ना, एक होता है अर्ली हार्ट शेप, ठीक है,
और एक जो होता है दैट इज लेट हार्ट, ठीक है। एंड उसके बाद में फिर फाइनली जो है बेसिकली आपका जो है वो मेच्योर, दिस वन इज द मेच्योर स्टेज। अर्ली हार्ट जो होता है वो क्या होता है, इससे जो है बेसिकली एक प्रिमिटिव स्टेज होता है, ठीक है, या आई वुड से कि एक यंगर स्टेज होता है। लेट हार्ट शेप इज अ मेच्योर स्टेज। ओके ओके। सो अब इस डायग्राम को आप देखो। सबसे पहले क्या था, जाइगोट था, ठीक है। जाइगोट से क्या होता है, प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जाइगोट से क्या होगा, बेसिकली प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में देखो क्या होता है, बेसिकली ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। ये जो होता है बेसिकली समवॉट राउंड इन शेप होता है, ठीक है, इट इज समवॉट राउंड इन शेप। ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनने के बाद में हार्ट शेप एम्ब्रियो। अब ये जो इधर आपको दिखाया हुआ है ना, ये इधर जो डायग्राम दिखाया हुआ है, वो लेट हार्ट शेप दिखाया हुआ, अर्ली हार्ट शेप जो होता है वो कुछ ऐसा सा होता है, ठीक है। और जो लेट हार्ट शेप्ड होता है दैट इज अ मेच्योर वन, ठीक है। दिस इज अर्ली एंड दिस इज लेट। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हार्ट शेप स्टेज होती है ग्लोबुलर के बाद में, अर्ली हार्ट और लेट हार्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें आप लोग ग्रेजुएशन में इनको ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। सो ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद में होता है हार्ट शेप एम्ब्रियो। अब देखो यहाँ पर क्या होते हैं, दीज आर द सस्पेंसर सेल्स, ठीक है। और फिर फाइनली क्या होता है, बेसिकली जो मेच्योर एम्ब्रियो होता है उसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, दिस इज द प्लूम्यूल विच विल गिव राइज टू शूट, दीज आर द कोटिलेडन्स, दिस इज द रेडिकल विच विल गिव राइज टू रूट, ठीक है। ये जब हम लोग अभी सीड्स की बात करेंगे वो तब इनकी बात हम लोग और भी ज्यादा डिटेल में करेंगे। एंड दीज आर द सस्पेंसर सेल्स, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। काफी बेसिक बेसिक बातें की हमने, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट बातें की, ठीक है। नाउ डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो स्ट्रक्चर। अब हम लोग डाइकोट एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अब उसके अंदर क्या क्या होता है, बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कोटिलेडन्स। यानी एक तो क्या होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होगा और साथ में दो कोटिलेडन्स प्रेजेंट होंगे। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडन इज नोन एज एपिकोटाइल। यानी कि कोटिलेडन्स जो होते हैं, कोटिलेडन्स के ऊपर वाले लेवल के ऊपर जो है बेसिकली जो एम्ब्रियोनल पोर्शन होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एपिकोटाइल, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, एपिकोटाइल, ठीक है। जो कहाँ पर टर्मिनेट होता है, दैट टर्मिनेट्स विद द प्लूम्यूल और स्टेम टिप, ओके। जिसको प्लूम्यूल या स्टेम टिप भी बोला जाता है, वहां पर वो क्या करता है, बेसिकली टर्मिनेट करता है, ठीक है। सो बेसिकली प्लूम्यूल यहाँ पर दिख रहा है, दीज आर द कॉटिलेडन्स। सो कॉटिलेडन्स के ऊपर वाला जो पोर्शन होगा एम्ब्रियोनल एक्सिस का, वो क्या होता है बेसिकली, दैट इज ओनली द एपिकोटाइल, ठीक है। वो क्या होगा बेसिकली, दैट विल बी द एपिकोटाइल पोर्शन, ठीक है। The cylindrical portion below the level of cotyledons is the hypocotyle, which terminates at its lower end in the radical or root tip। यानी कि जो below the portion होता है, ठीक है। अब ये cotyledons है, इसके जो below वाला portion होगा कैम्ब्रियोनल एक्सिस का, ठीक है, उसको बोला जाता है हाइपोकोटाइल। और वो कहाँ पर टर्मिनेट करता है, वो टर्मिनेट करता है रेडिकल या फिर रूट टिप के ऊपर, ठीक है। रेडिकल या फिर रूट टिप के ऊपर वो क्या करता है, ठीक है, रूट टिप के ऊपर वो क्या करता है, बेसिकली टर्मिनेट करता है, ठीक है। और जो रेडिकल होता है या रूट टिप होती है, इट इज कवर्ड विद द रूट कैप। इसका जो काम होता है बेसिकली वो प्रोटेक्शन का होता है। ये सारी बातें अभी हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, इसी स्ट्रक्चर को अभी हमने समझा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोनोकोटिलेडनस एम्ब्रियो स्ट्रक्चर, ओके। नाउ embryos of monocotyledons possess one cotyledon। देखो नाम से क्लियर हो रहा है ना, मोनोकॉट्स है ना, या मोनोकोटिलेडनस, दैट मीन्स कि वहां पर वन कोटिलेडन जो है वो प्रेजेंट, वहां पर क्या होगा, वन कोटिलेडन प्रेजेंट होगा। ये जो है ना, दिस वन इज इम्पोर्टेंट। वो क्या है, थोड़ा सा बेसिक डायग्राम हो जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर है, टीचर्स जनरली कम पूछते हैं, मोनोकोटिलेडनस ज्यादा पूछा जाता है कंपैरेटिव, ठीक है। नाउ इन द ग्रास फैमिली द कोटिलेडन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम। यानी कि ग्रास फैमिली में इसको क्या बोला जाता है, स्क्यूटेलम बोला जाता है। एंड इट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द लेटरल साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। लेटरल साइड पे क्या होता है, बेसिकली स्क्यूटेलम जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और इसी को क्या बोला जाता है, कोटिलेडन बोला जाता है, ठीक है। एट इट्स लोअर एंड the embryonal axis has a radical and root tip enclosed in an undifferentiated sheath called coleorhiza। Very important। अब देखो वहां पर लोअर एंड के ऊपर क्या था, रूट टिप पे प्रेजेंट प्रेजेंट थी ना, रेडिकली प्रेजेंट था।
यहाँ पर भी जो लोअर टिप लोअर एंड होगा वहां पर क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के रेडिकल और रूट कैप जो है वो प्रेजेंट होती है। एंड ये किसके अंदर होते हैं, बेसिकली एक शीथ के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं, जिस शीथ का नाम होता है कॉलियोराइजा। ठीक है, तो कॉलियोराइजा से आप याद रख सकते हो कि दिस इज फॉर रेडिकल या फिर रूट कैप के लिए। ठीक है, the portion of embryonal axis above the level of attachment of scutellum is known as the epicotyle। यानी कि बेसिकली जहां पर स्क्यूटेलम अटैच्ड है, ठीक है, जहां जहां से स्क्यूटेलम अटैच्ड है उसके अबव वाला जो पोर्शन होगा दैट इज नोन एज एपिकोटाइल। अब एपिकोटाइल में क्या क्या होगा, एपिकोटाइल में होगा शूट अपेक्स एंड फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया विच आर एनक्लोज्ड इन अ होलो foliar स्ट्रक्चर which is known as which is known as कोलियोप्टाइल। ठीक है, कॉलियोराइजा क्या है, अनडिफरेंशिएटेड शीथ होती है, और जो कॉलियोप्टाइल होता है इट इज अ हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर। ठीक है, वो क्या होता है, होलो फोलियर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका शूट अपेक्स होगा वो क्या होता है, बेसिकली कॉलियोप्टाइल के अंदर एनक्लोज्ड होगा। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। इसी के साथ में हम लोगों ने एम्ब्रियो वाला जो पोर्शन है वो कवर कर लिया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स सीड। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सीड। ठीक है, अब सीड होता क्या है, इट इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। इट इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को ही तो हम लोग सीड बोलते हैं ना। बेसिकली देखो, ओव्यूल ही क्या करता है, इट गिव राइज टू सीड्स, है ना। तो अब एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या होता है, सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंजियोस्पर्म्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स क्या है, एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स, और फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि जब सीड फॉर्मेशन हो गया दैट मीन्स जो प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट्स, हमें पता है। इट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट। सीड के अंदर होता क्या क्या, सीड कोट होता है, कोटिलेडन होता है और एक एम्ब्रियो एक्सिस होता है। अब कोटिलेडन्स होते क्या है, दे आर सिंपल स्ट्रक्चर which are generally thick and swollen due to storage of food reserves। जो कोटिलेडन्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, बेसिकली स्टोरेज का भी काम करते हैं। ठीक है, स्टोरेज का काम करते हैं। सो कोटिलेडन्स होते क्या, दे आर सिंपल स्ट्रक्चर विच आर थिक एंड स्वोलन एंड दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व सच एज इन लेग्यूम प्लांट्स और लेग्यूम फ्रूट्स। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप ऑफ सीड्स। ठीक है, यानी कि जो मेच्योर सीड्स होंगे वो कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, अब जो मेच्योर सीड्स होंगे दे कैन बी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। अब नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस का मतलब क्या है, एक्स का मतलब ही क्या होता है बेसिकली, यानी कि वहां से कोई चीज जो है वो एक्सक्लूडेड है। नॉन एल्ब्यूमिनस का मतलब हो गया कि वहां पर कोई भी एंडोस्पर्म जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, यानी कि वहां पर नो रिमेनिंग एंडोस्पर्म या नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म जो है वो नहीं होगा। कोई भी जो है रिमेनिंग एंडोस्पर्म वहां पर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एंडोस्पर्म जो है इट इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन सच टाइप ऑफ सीड्स। ठीक है, यानी कि जो एक्स एल्बुमिनस सीड्स होते हैं इनके अंदर जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, जो एम्ब्रियो होता है इट इज कंप्लीटली कंज्यूम। इट इज कंप्लीटली कंज्यूम, यहाँ पर कोई भी एम्ब्रियो एंडोस्पर्म आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, पी बीन एंड ग्राउंड। अब एंडोस्पर्मिक या फिर एल्बुमिनस सीड्स क्या होंगे, एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड से समझ में आ रहा है कि वहां पर क्या होगा, बेसिकली एंडोस्पर्म जो है वो प्रेजेंट होगा। अब कंप्लीटली तो नहीं प्रेजेंट होगा ना, कुछ पार्ट तो जरूर प्रेजेंट। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, बेसिकली रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। यानी इस केस के अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान कंप्लीटली जो है वो एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं होता, एंडोस्पर्म का कंजम्पशन नहीं होता। दैट मीन्स कुछ पार्ट जो है एंडोस्पर्म का वो बच जाता है। एग्जाम्पल क्या है, वीट, मेज, बार्ली, कोकोनट एंड कैस्टर। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ व्हाट आर पेरिस्पर्मिक सीड्स। पेरिस्पर्मिक सीड्स वो सीड्स होते हैं जहां पर न्यूसेलस जो है वो थोड़ा बच जाता है, या फिर वो सीड्स जहां पर न्यूसेलस देखा जाता है, ठीक है, तो उनको बोला जाता है पेरिस्पर्मिक सीड्स। उनको क्या बोला जाता है, पेरिस्पर्मिक सीड्स। ठीक है, और जो रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस होता है, जो बचा होता है, दैट इज नोन एज पेरिस्पर्म। उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है
पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म होता क्या है? इट इज द रेजिडुअल रिमेनिंग परसिस्टेंट न्यूसेलस, उसी को पेरिस्पर्म बोला जाता है। एंड वो सीड्स जिनके अंदर न्यूसेलस प्रेजेंट होता है उन्हीं को बोला जाता है पेरिस्पर्मिक सीड्स, उन्हीं को बोला जाता है पेरिस्पर्मिक सीड्स। एग्जांपल क्या है? ब्लैक पेपर एंड पी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। काफी बेसिक बेसिक बातें हैं, पर इनमें से ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इनको बहुत ध्यान से समझना और इनके एग्जांपल्स आप अच्छे से याद रखना। नाउ इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल, जस्ट अ मिनट। ओके, इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड बोर्ड्स। देखो, इंटेगुमेंट्स की बात हमने की थी। इंटेगुमेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली कवरिंग होती है ना। सो जो ओव्यूल्स के इंटेगुमेंट्स होते हैं वही क्या करते हैं? बेसिकली हार्ड होके टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स बनाते हैं, ठीक है? माइक्रोपाइल रिमेन एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट। अब जो माइक्रोपाइल है वो क्या है? बेसिकली सीड कोट में एज अ स्मॉल पोर रहेगा ही रहेगा, ठीक है? दिस फैसिलिटेट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन, ये हमको पता है। As seed matures, its water content is reduced and seeds become relatively dry. अब जैसे जैसे सीड मेच्योर होता रहता है ना, तो उसके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो कंटिन्यूअसली रिड्यूस होता रहता है और जो सीड्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। यानी कि वहां पर 10 to 15% मॉइस्चर जो है वही बच जाता है, ठीक है? द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लोज डाउन, ठीक है? तो यानी कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है एम्ब्रियो की वो स्लो डाउन होगी। एम्ब्रियो में एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी जिसको डोरमेंसी भी बोला जाता है, ठीक है? और इफ फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल, अब फेवरेबल कंडीशंस का मतलब क्या है? एडिकेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सुटेबल टेम्परेचर, दे जर्मिनेट। यानी कि क्या होता है? बेसिकली जैसे जैसे सीड मेच्योर होगा वहां पर क्या होगा? जो सीड्स होते हैं वो कंपैरेटिवली ड्राई हो जाते हैं और उनके अंदर सिर्फ 10 to 15% मॉइस्चर जो है वो बच जाता है। अब इस दौरान क्या होता है? जो एम्ब्रियो की एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है? एम्ब्रियो की एक्टिविटी जो है स्लो डाउन हो जाती है और वो डोरमेंट स्टेज में चला जाता है। डोरमेंसी का मतलब क्या होता है? डोरमेंसी का मतलब होता है इनएक्टिविटी, ठीक है? अगर उसको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती है, ठीक है? अगर उसको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती है, फेवरेबल कंडीशंस का क्या मतलब है? एक प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर जितना उसको चाहिए जर्मिनेशन के लिए, ऑक्सीजन एंड सुटेबल टेम्परेचर, ये तीनों कंडीशंस अगर उसको मिल जाए, प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन मिल जाए, तो फिर क्या हो जाता है? फाइनली जर्मिनेट हो जाता है, ठीक है? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब ये ना, इधर आपको एक डायग्राम दिखा हुआ है, ठीक है? डायग्राम आप अभी देखो, अभी देख लो, या फिर अभी एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आ जाए, ठीक है? डोरमेंसी क्या होता है? डोरमेंसी इज अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, व्हेन द सीड इज नॉट एबल टू जर्मिनेट। यानी कि एम्ब्रियो की इनएक्टिविटी का वो स्टेज जब सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता, उसी को हम लोग डोरमेंसी बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डोरमेंसी बोलते हैं। जर्मिनेशन क्या होता है? एबिलिटी ऑफ अ सीड टू प्रोड्यूस अ सीडलिंग इन प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। जर्मिनेशन क्या है? बेसिकली सीड की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो एक सीडलिंग प्रोड्यूस कर पाता है इन द प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। जब फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन होगी तब वो सीडलिंग प्रोड्यूस कर पाए, तो उसी प्रोसेस को या उसी एबिलिटी को हम लोग जर्मिनेशन का नाम देते हैं, ओके? नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीड टू एंजियोस्पर्म? सीड्स क्यों जरूरी है एंजियोस्पर्म्स के लिए? क्या एडवांटेजेस रहते हैं सीड्स के? सो दे हैव बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल टू अ न्यू हैबिटेट, ठीक है? इनकी जो है अडेप्टिव स्ट्रेटजीज काफी बेटर होती हैं, ठीक है, ताकि वो क्या कर पाए? नए हैबिटेट के अंदर भी बेसिकली उनका डिस्पर्सल हो पाए, नई न्यू हैबिटेट के अंदर भी वो जर्मिनेट कर पाए। इट हैज सफिशिएंट फूड रिजर्व फॉर नरिशमेंट ऑफ यंग सीडलिंग्स, यानी कि उनके पास में क्या होता है? सफिशिएंट फूड मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है, जो हेल्प करता है यंग सीडलिंग्स की नरिशमेंट के अंदर। प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू यंग एम्ब्रियो बाय द हार्ड सीड कोट। प्रोटेक्शन का काम जो होता है वो सीड कोट की हेल्प से होता है। एंड न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है वो देखने को मिलते हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखना है ये पॉइंट जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीड्स जो है, ठीक है, जो सीड्स है, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट्स हैं, दैट मीन्स वहां पर हमको वेरिएशंस देखने को मिलेंगी, ठीक है?
वेरिएशंस देखने को मिलेंगी, दैट मीन्स वहां पर न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस जो है वो फॉर्म होंगे। ठीक है, न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस फॉर्म होंगे, दैट मीन्स वहां पर इवोल्यूशन का जो चांस है, ठीक है, बेटर एडेप्टेबिलिटी जो है बेसिकली टाइम के साथ में वहां पर होती है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक है, ये हुई बात बेसिक बेसिक। ठीक है, अब सीड्स के बारे में और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, सीड्स के बारे में और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सीड्स आर द बेसिस ऑफ आर एग्रीकल्चर, ये तो हमको पता ही है ना। सीड्स आर द बेसिस ऑफ आर एग्रीकल्चर, व्हाई? बिकॉज दे शो सर्टेन प्रॉपर्टीज, एंड उनके अंदर जो मेजर प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है, दोज आर डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी, दोज आर डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी। ठीक है, these two features help in storage of seeds which can be used as food throughout this year and also to raise crops in the next season। अब डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? बेसिकली वहां पर जो वाटर कंटेंट होगा वो काफी रिड्यूस्ड होगा, और डोरमेंसी का मतलब क्या है? वहां पर इनएक्टिविटी होगी। अब अगर इनएक्टिविटी है, दैट मीन्स वो उस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर तो क्या नहीं कर सकता? जर्मिनेट नहीं कर सकता। एंड डिहाइड्रेशन है अगर, अगर बाकी सारी कंडीशंस हैं भी बट उसको प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में मॉइस्चर ही नहीं मिल रहा है, तो भी वो जर्मिनेट नहीं कर सकता। तो बेसिकली इन दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं? सीड्स का स्टोरेज कर पाते हैं। अब सीड्स को हम लोग स्टोर कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए, ठीक है, या फिर उनको एज अ फूड यूज करने के लिए। अब जैसे ही उनको हम जो है प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड कर देंगे, जैसे ही सीड को प्रॉपर कंडीशंस मिली, तो उनको हम लोग दोबारा से जर्मिनेशन के लिए यूज में ला सकते। ठीक है, सो ये काफी बेसिक बात है, ये आपसे कहीं पे पूछी नहीं जाएगी। बस आपको ये याद रखना है कि सीड्स के अंदर जो है दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होती है? डिहाइड्रेशन एंड टॉर्नेंसी। ओके, अब सीड वायबिलिटी क्या होता है? पॉलन वायबिलिटी हमने पढ़ा था, सीड वायबिलिटी भी वैसा सही होता है। ठीक है, द पीरियड फॉर विच सीड रिटेन देयर पावर ऑफ जर्मिनेशन। ठीक है, पॉलन्स के अंदर भी तो यही था ना कि वो कितने टाइम तक जो है वो वायबल रह पाते हैं। सीड्स के अंदर भी है कितने टाइम तक वो वायबल रह पा रहे हैं। वायबल का मतलब यहाँ पर क्या होगा? यानी कि उनका कितने टाइम तक जो है वो जर्मिनेटिंग पावर जो है सीड्स के अंदर प्रेजेंट है, उसी को हम लोग सीड्स की जो है वो वायबिलिटी बोल देते हैं। ठीक है, इट इज वेरिएबल एक्सेप्ट फ्यू मंथ्स इन ऑक्सैलिस। ऑक्सैलिस के अंदर क्या होती है? इट इज द वायबिलिटी इज फॉर अ फ्यू मंथ्स। ठीक है, द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ ल्यूपाइन, ठीक है, which is Lupinus arcticus, which was excavated from Arctic tundra. ठीक है, seed germinated and flowered after an estimated record of 10,000 year of dormancy। यानी कि देखो आप, 10,000 साल तक जो सीड था वो इनएक्टिव स्टेज में था, बावजूद उसके जब उसको फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस मिली, सीड ने जर्मिनेशन शो किया एंड वहां पर फ्लावरिंग दिखी ल्यूपिनस आर्क्टिकस के अंदर। दैट मीन्स कि ओल्डेस्ट जो है अभी तक का जो सीड वाइबिलिटी देखा गया वो लुपिनस आर्क्टिकस के अंदर देखा गया। ठीक है, now during an archaeological excavation at King's Herod's Palace near the Dead Sea, a 2,000-year-old viable seed of date palms or Phoenix dactylifera was found। ठीक है, यानी कि और अब 2000 साल की जो बात हो रही है, ठीक है, जो 2000 साल पुराना वाइबल सीड है वो क्या है? फिनिक्स डैक्टिलिफेरा और डेट पाम का। ठीक है, और ये कहाँ पे मिला था? इट वॉज फाउंड नियर द डेड सी। ओके, नाउ द नंबर ऑफ सीड्स इन अ फ्रूट इज जनरली इक्वल टू और लेस देन द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन अ ओवी। ठीक है, यानी कि जो नंबर ऑफ सीड्स होंगे एक पर्टिकुलर फ्रूट के अंदर वो या तो बराबर होंगे या कम होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन अ ओवरी, एंड दे नेवर एक्सीड्स द नंबर ऑफ ओव्यूल्स। यानी कि नंबर ऑफ ओव्यूल्स हमेशा या तो ज्यादा होंगे या बराबर होंगे नंबर ऑफ सीड्स के, पर नंबर ऑफ सीड्स कभी भी नंबर ऑफ ओव्यूल्स से ज्यादा तो नहीं। ठीक है, orchids fruit contains thousands of tiny seeds। Parasitic species like orobanki and striga also contain many seeds। So I hope यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, इसी के साथ हम लोगों ने ये वाला जो क्वेश्चन है इसको भी कवर यहाँ पर कर। ठीक है, अब देखो इससे पहले हम आगे जाए ना, ये डायग्राम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ना सीड्स दिखाए हुए हैं, कुछ पर्टिकुलर सीड्स जो है आपको दिखाए हुए हैं, और ये भी जो है ना एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। ठीक है, तो कुछ सीड्स के स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप इधर देखो तो यहाँ पर क्या है? दीज आर कॉटिलेडन्स। ठीक है, एंड दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड और द माइक्रोपाइल। अब यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है? ठीक है, दिस इज कॉटिलेडन,
दिस इज द एंडोस्पर्म एंड दिस इज द सीड पोड। ओके, दिस रीजन इज द हाइपोकोटाइल और रूट एक्सिस। ठीक है, दिस वन इज द शूट एपिकल मेरिस्टम और यहाँ पर क्या है, रूट टिप। अब अगर इस डायग्राम को देखें, सो दिस इज मोनोकॉट सीड। ओके, एंड दिस वन इज डाइकॉट सीड। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या दिखा हुआ है, बेसिकली मोनोकॉट सीड को अगर आप देखो, सो दिस इज द पेरिकार्प, दिस इज द एंडोस्पर्म, दिस इज स्क्यूटेलम, यहाँ पर है कॉलियोक्टाइल और अंदर ये इधर क्या है, प्लूम्यूल। नाउ दिस इज द रेडिकल एंड यहाँ पर है कॉल्यूराइजा। डाइकॉट सीड के अंदर दिस इज द सीड पोर्ट, अंदर ये कॉटिलेडन है। दिस इज द शूट एपिकल मेरिस्टम और यहाँ पर क्या है, हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस। ठीक है, दिस इज द रूट टिप एंड दिस इज द एंडो। ठीक है, सो ये डायग्राम्स भी एक बारी के लिए हमने देख लिया। नाउ वी आर फाइनली मूविंग टूवर्ड्स फ्रूट। ठीक है, फ्रूट की बात अभी करने वाले हैं। फ्रूट होता क्या है, इट इज द राइपन ओवरी। ठीक है, राइपन ओवरी को हम क्या बोलते हैं, फ्रूट्स बोलते हैं। एज ओव्यूल मैच्योर्स इनटू सीड, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। यानी ओव्यूल्स जो है वो मैच्योर होकर सीड बनाते हैं, सीड फॉर्मेशन करते हैं, ओवरी डेवलप होने के बाद में फ्रूट फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ओव्यूल से क्या बनेंगे, सीड्स, और ओवरी से क्या बनेगा, ओवरी से बनेगा फ्रूट। ओके, that is transformation of ovules into seeds and ovary into fruits proceeds simultaneously। अब ये प्रोसेस जो हो रहा होता है एक साथ हो रहा होता है। ठीक है, यानी कि ओव्यूल्स का सीड के अंदर डेवलपमेंट और ओवरी का फ्रूट के अंदर डेवलपमेंट, ये ऑलमोस्ट एक साथ में हो रहा होता है। ठीक है, वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू वॉल ऑफ फ्रूट नोन एज पेरिकार्प। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि जो फ्रूट वॉल होती है उसको क्या बोला जाता है, पेरिकार्प बोला जाता है। ठीक है, the fruits may be fleshy as in guava, mango, orange, etc., or may be dry as in groundnut and mustard. Many fruits have evolved mechanism for dispersion of seeds. अब फ्रूट्स क्या क्या हो सकते हैं, ट्रू फ्रूट्स हो सकते हैं कितने टाइप के, फॉल्स फ्रूट्स हो सकते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या क्या होते हैं, ये सारी बात अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इन मोस्ट प्लांट बाय द टाइम फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी अदर फ्लोरल पार्ट्स डीजेनरेट एंड फॉल ऑफ। यानी कि मैक्सिमम प्लांट्स के अंदर, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर जब तक फ्रूट डेवलप होता है तब तक बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स है वो डीजेनरेट हो जाता है और फॉल ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर बात की जाए फॉल्स फ्रूट की, तो फॉल्स फ्रूट्स क्या होते हैं, वो फ्रूट्स पहले तो जहां पर थैलेमस भी जो है फ्रूट फॉर्मेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि थैलेमस जो है वो फ्रूट फॉर्मेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, उसी को फॉल्स फ्रूट बोला जाता है। एंड इसका एग्जांपल होता है एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यूज। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, फॉल्स फ्रूट बोला जाता है, जहां पर थैलेमस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है, अब ट्रू फ्रूट्स कौन से होंगे, विच डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी, विच डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है ट्रू फ्रूट्स। ठीक है, उनको बोला जाता है ट्रू फ्रूट्स। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं, द फ्रूट्स या वो स्पीशीज जहां पर जो फ्रूट्स है, जहां पर जो फ्रूट्स हैं दे डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, जहां पर फ्रूट्स जो है दे डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, उन्हीं को क्या बोला जाता है, उन्हीं को बोला जाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ठीक है, उन्हीं को क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है बनाना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बनाना। Parthenocarpy can be induced through the application of growth hormones and such fruits are seedless. Very important. जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सीडलेस होते हैं। एंड पार्थिनोकार्पी जो है इंड्यूस करवाई जा सकती है थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हॉर्मोन्स। ठीक है, नाउ the first stimulus for fruit development comes from pollination, while second stimulus is received from developing seeds, and third stimulus is provided by availability of nutrients। यानी कि फ्रूट डेवलपमेंट के लिए फर्स्ट स्टिमुलस कहाँ से आएगा, वो आएगा पॉलिनेशन से। सेकेंड स्टिमुलस कहाँ से आ रहा है, डेवलपिंग सीड्स से। और जो थर्ड स्टिमुलस आ रहा है वो आ रहा है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी से। ये जो थर्ड स्टिमुलस आ रहा है वो आ रहा है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी से। ठीक है, अब ये जो डायग्राम आपको दिखाया हुआ है, दिस डायग्राम शोज फॉल्स फ्रूट्स ऑफ एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, दिस इज द थैलेमस पार्ट। ठीक है, दीज आर द सीड्स। ठीक है, दिस इज द एंडोकार्प, दिस इज द मीजोकार्प लेयर। ठीक है,
और ये जो है बेसिकली थैलेमस है, ठीक है, इसकी बात हमने कर ली। स्ट्रॉबेरी के अंदर दीज आर अकीन्स एंड दिस इज द थैलेमस पार्ट, यानी कि यहाँ पर जो थैलेमस है वो फ्रूट फॉर्मेशन के अंदर बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ में हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स को भी कंप्लीट कर लिया। दैट मीन्स अभी हम लोग ऑलमोस्ट आई वुड से 95 टू 96% चैप्टर हमारा रैप अप कर चुके हैं। फाइनली वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। 6 वीडियोस लगे हमको ये वाला चैप्टर कंप्लीट करने में, अभी हुआ नहीं है, अभी हो जाएगा, ठीक है। सो द लास्ट टॉपिक इज एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। अब एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले बात करेंगे एपोमिक्सिस की, तो देखते हैं क्या होता है। Although seeds in general are product of fertilization, a few flowering plants such as some species of asteraceae and grasses have evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization. यानी कि ये हमको अभी तक पता चल गया है कि जो सीड्स है दे आर प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बट कुछ फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज के सच एज एस्ट्रेसिया एंड ग्रासेस, इन्होंने क्या किया, एक स्पेशल मैकेनिज्म इवॉल्व किया जिस जिस मैकेनिज्म के अंदर दे कैन प्रोड्यूस सीड्स विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो है वहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, सीड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, सीड प्रोडक्शन हो रहा है, एंड इसी प्रोसेस को बोलते हैं एपोमिक्सिस, ठीक है। द प्रोसेस इन विच सीड्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस, या फिनोमिना बोलेंगे, फिनोमिना विल बी अ गुड टर्म। सो द फिनोमिना इन विच सीड्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, और इन सम स्पीशीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, ऑफ फैमिली एस्ट्रेसी एंड grasses, ठीक है। इट इज अ फॉर्म ऑफ asexual reproduction दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ये एक टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो क्या करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर सीड प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। Now, there are several ways of development of apomictic seeds. In some species, the diploid egg cell is formed without reduction division and develops into embryo without fertilization. अब apomictic seeds बनाने के कई तरीके हैं। वन ऑफ द मेथड है, कुछ स्पीशीज के अंदर क्या होता है, जो डिप्लॉयड एक्सेल होता है, यानी कि जिसकी प्लॉइड 2n है, ठीक है। तो जो एक्सेल होता है वो फॉर्म हो जाता है विदाउट एनी रिडक्शन डिवीजन, ठीक है, यानी कि वहां पर जो है बेसिकली मियोसिस का जो प्रोसेस है वो होता ही नहीं है, ठीक है। मियोसिस का अगर प्रोसेस हो ही नहीं रहा है, यानी कि उसके अंदर रिडक्शन डिवीजन हो ही नहीं रही है, यानी वो डिप्लॉयड ही है, तो इसके अंदर वो क्या हो जाता है, बेसिकली वहीं से डायरेक्टली एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो जाता है विदाउट अंडरगोइंग एनी प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ओके, सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। नाउ मोर ऑफन एज इन मेनी सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज, अब इसको ना ध्यान से समझते जाना, ठीक है। सम ऑफ द न्यूसेलर सेल सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग, यहाँ पर हम लोग अभी ना पॉली एम्ब्रियोनी की बात हमने थोड़ी थोड़ी जो है शुरू कर दी है ना। सो देखो, सिट्रस और मैंगो वेराइटीज के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियर सेल्स होते हैं जो एम्ब्रियो सैक को सराउंड करके रखते हैं, वो क्या करना स्टार्ट करते हैं, डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। दे प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक, ठीक है, वो एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रोट्रूड कर जाते हैं एंड एम्ब्रियोस के अंदर डेवलप कर जाते हैं, ठीक है। वो क्या कर जाते हैं, एम्ब्रियो के अंदर डेवलप कर जाते हैं। अब इस केस के अंदर क्या देखने को मिलता है, ईच ओव्यूल कंटेन्स मेनी एम्ब्रियोज, इसी वजह से क्या होता है, एक ओव्यूल के अंदर काफी एम्ब्रियोज जो है वो मिलते हैं, ठीक है। सो पॉली एम्ब्रियोनी बेसिकली वही फिनोमिना है जहां पर मोर देन वन एम्ब्रियो जो है वो सीड के अंदर मिल रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं, ठीक है। एंड द जेनेटिक नेचर ऑफ दीज एम्ब्रियो इज डिप्लॉयड, अब ये जो एम्ब्रियोज होंगे ये क्या होंगे, these are diploid and they would be genetically identical to each other, ठीक है। ये क्या होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे से, एंड दे आर एज क्लोन, ठीक है। इनको क्या बोला जा सकता है, इनको क्लोन जो है वो बोला जा सकता है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। एंड विद दिस वी रैप अप द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द सिलेबस ऑफ आवर क्लास 12 which was sexual reproduction in flowering प्लांट्स, ठीक है। फाइनली हमने ये वाला जो चैप्टर है उसको कंप्लीट यहाँ पर कर लिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। काफी डिटेल्ड लेक्चर्स रहे और ये लेक्चर्स आपके सभी एग्जाम्स के अंदर आपको हेल्प करेंगे।
एक बार ये वाले नोट्स के बाद में आप अपनी एनसीईआरटी, ठीक है, जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसका पीडीएफ इस चैप्टर का आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो नोट्स रहेंगे इनका भी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है उसको आप ज्वाइन कर लेना प्लीज, और वहां से इनको डाउनलोड कर लेना। एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स देखो, इनको अच्छे से रिवाइज करो, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर हो सकता है तो पीवाई क्यूज आप लगा के देख सकते हो, ठीक है। बट अभी के लिए आई वुड से कि आप थोड़ा 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 ही करो, एकदम से सारा करने लगोगे तो वो भी कई बार ज्यादा हो जाता है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है देन प्लीज पोस्ट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आपको सब समझ में आया हो। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। Please like the video, do share it with your friends, and if you haven't subscribed to our YouTube channel, then please do support us by subscribing to our YouTube channel. We will meet you with a new chapter in the next video. Till then, keep learning.